तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ रहे थे ना, मतलब डिस्कस कर रहे थे ना उस दिन। यस सर। मतलब उसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी होता है बहुत गहन सोच, या फिर आलोचनात्मक सोच। क्रिएटिव थिंकिंग में, सॉरी, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग? उसमें क्या मतलब कैसे सोचना चाहिए हमको? अनबायस्ड होके, है ना? अ, सही इंफॉर्मेशन हमारे पास आना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन को सही से एनालाइज करें, है ना, फोरसी करें चीजों को, है ना, अनबायस्ड अनप्रेजुडिस्ड होके ऑब्जेक्टिव मैनर में हम सोचें। मतलब हम अपने हिसाब से चीजों को नहीं सोचें, हम ऐसा सोचें कि जो सही है। हम दिमाग से सोचें एक्चुअली, है ना। हम दिमाग से सोचें क्या सही है और क्या गलत है। हमारे लिए क्या सही है वो नहीं, एक्चुअली में क्या सही है वो हम सोचें। जैसे कि यही फिर गुड वही मॉर्निंग सर। एग्जांपल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे कि आदमी जो गोल सेटिंग करता है अपना लाइफ का, जो गोल सेटिंग करता है उसमें क्या करता है? उसमें उसको क्या करना चाहिए एक्चुअली? उसको बहुत आलोचनात्मक सोच उसके अंदर होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि सब कुछ आगे पीछे, प्रॉस कॉन्स, है ना, सब कुछ समझ के अपना लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या करना है इसमें हम लोग को? आपका अनबायस्ड होके, अनप्रेजुडिस्ड होके, और आपका लॉजिकली सोचना है चीजों को। किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं डिसीजन लेना है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मैनर में हमको सोचना है, चीजों को एनालाइज करना है, अपने एक्सपीरियंस से सीखना है ना। और उसके बाद सोचना है हमको, आलोचनात्मक सोच हमको रखना है। लाइफ का कुछ कोई डिसीजन लेना है हमको, कोई डिसीजन लेना है अपने लाइफ का, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम जॉब करते हैं, वर्क प्लेस में हमारा जो डिसीजन है वो क्रिटिकल होना चाहिए, है ना, कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है वो ध्यान देना चाहिए। अगर हम कहीं के, मतलब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, मतलब किसी अच्छे प्रोफाइल पे नौकरी कर रहा हूँ, मैनेजर हूँ किसी, मैं मार्केटिंग का मैनेजर हूँ। तो मैं क्या करूंगा? मैं चीजों को एनालाइज करूंगा और अनबायस्ड होके, बिना किसी प्रेजुडिस के मैं डिसीजन लूंगा। मैं लोगों, मेरे जो अंडर जो है, हमारे मेरे अंडर जो है, मेरी सब सबॉर्डिनेट्स जो है, उनको अच्छे से हैंडल करूंगा। जो काम नहीं कर रहा है उसको समझाऊंगा, और फिर भी नहीं समझता तो उसको बाहर करूंगा। दिल से नहीं सोच रहा है हमको, दिमाग से सोचना है। और हमको मतलब कंपनी के बारे में सोचना है भाई, कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचना है। ठीक है, किसी अ, खास व्यक्ति को लेके नहीं सोचना है, या मेरा पर्सनल मेरा इंटरेस्ट वाला चीज नहीं सोचना है ना। वो क्रिटिकल थिंकिंग उसको कहते हैं, कि क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। वैसा ही सोच हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। अ, आप लोग, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हर सुबह से रात तक, सोने तक क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर आता है। क्या सही है क्या गलत है वो हम मतलब हम सोच के काम करते हैं, भले हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं। ऐसा ही जो सही है वही करते हैं। जैसे बहुत लोगों को अभी क्लास करने का इच्छा नहीं होगा, है ना, फिर भी क्लास कर रहे हैं। सब कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है सब। आपका जो गोल, मैं जो गोल पे इतना फोकस करता हूँ, आप लाइफ का गोल क्या है, हाँ, मतलब वही मेन वही है। और ये सब चीजें जो है उसके मतलब उसको हेल्प करती है ये सब चीजें। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपके गोल अचीव करने में, या आपका गोल सेट करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, मतलब आप सही सोच सकते हैं, या तो हम तो ये नहीं सोच सकते ना कि हम आपके अगले साल हम अमेरिका जाके वहां का इलेक्शन लड़ लेंगे। ऐसा तो हम लोग नहीं सोच सकते। हम तो क्रिटिकली तो सोचेंगे, हम जो सही है, हाँ, अपने आप को एनालाइज करेंगे। हाँ, अपने
एक्सपीरियंस से, अपने इंफॉर्मेशन से सीखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम अभी डिप्लोमा जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, हम तो अभी फिलहाल वही सोचेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। जो सही है वो हमको सोचना है और हमको करना है। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? ओम प्रकाश, आवाज आ रही है? आ रहा है सर। आ रहा है अच्छा सर। अच्छा, सूर्य को आ रहा, धनी को आ रहा। ओम प्रकाश नहीं है क्या? लगता है ओम प्रकाश नहीं है। है सर। ओके। क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ये हम लोग उस दिन पढ़े हैं एक्चुअली। तो समझने वाली बात यही है सर कि थोड़ा सा उधर, सॉरी सर, हाँ थोड़ा बोलिए। उधर चले गए थे सर, तो इसीलिए उधर? मतलब बगल में ही चले गए थे। अच्छा, उधर बगल में चले गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गया? मतलब कि हमको जो सही है वही हमको सोचना है। हमको अनबायस्ड होके, विदाउट प्रेजुडिसेस, आपका लॉजिकल मतलब सोच के साथ, है ना, ये हमको सोचना है। मतलब अपनी सोच को वैसे ही रखना है। ठीक है। क्या बोल रहे थे हम धनी? तो भूल गए बीच में। धनी क्या बोल रहे थे? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो मतलब क्रिटिकल का मतलब होता है अप्लाइड हो, मतलब कुछ अच्छे से सोचना, लॉजिकल थिंग सोचना है। हाँ, मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो मतलब मान लीजिए जो मेरा सोच का जो टॉपिक है उसका अच्छा बुरा सब सोचेंगे हम। हाँ, यस सर, लेकिन लॉजिकल। अनबायस्ड होकर सोचेंगे। मतलब पक्षपातपूर्ण, पक्षपात रहित सोच रखेंगे हम, है ना। और बिल जो मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम सही से एनालाइज करेंगे। हाँ, एकदम क्लियरली सोचेंगे। हाँ, एकदम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज रखेंगे। आइडियाज के बीच में एकदम लॉजिकल कनेक्शन रखेंगे। अनाप शनाप चीज नहीं सोचेंगे हम। जो लॉजिकल बात है वही हमको करना है भाई, वही हमको सोचना है। हमको दिमाग से सोचना है एक्चुअली। दिमाग से सोचना है। दिमाग से सोचेंगे तो सब कुछ सही सोचाएगा, है ना। वही है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसको और समझते हैं तो थोड़ा। दिमाग छोड़ के और कहाँ से सोच सकते हैं? दिल से सोचता है ना लोग, दिल का बात सुनता है। कभी कभी दिमाग बोलता है ये मत करो, दिल बोलता है ऐसा ऐसा करो, तो लोग दिल का बात सुनता है ना। हाँ दिल और सर। दिमाग, दिल और दिमाग से सोचता है लोग। जैसे देखिए अभी एक क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, आएगा अभी। क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके बाद आएगा क्रिटिकल थिंकिंग। ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मेरा अपना सोच है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो दिमाग से सोचना है। दिमाग से सोच रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें दिल से सोच रहे हैं और दिमाग भी रख रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं सिर्फ दिल से सोच रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, हम चीजों को एनालाइज करते हैं। हाँ, जो सही है हम वही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जो सही है वो डिसीजन लेते हैं हम। मतलब ना मेरे पक्ष में है, ना आपके पक्ष में है, ना किसी के पक्ष में है। जैसे मैंने बताया अभी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं मैं, अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहा हूं। तो कंपनी के लिए अगर ये सही है कि इस आदमी को निकाल दो, हाँ, तो मैं वो करूंगा। अगर ये कि ये वाला जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को बंद करो, उसको बंद करूंगा मैं, है ना। मैं उतना अगर सोचने लग गया कि मान लीजिए कि कोई मेरा एक सेगमेंट है जहां हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं हम लोग क्या बनाते हैं? मान लीजिए कि मेरा एक इंडस्ट्री है, उसमें एक पार्ट है कि मैं फर्नीचर बनाता हूं। ठीक है, फर्नीचर का भी मेरा एक सेगमेंट है। और फर्नीचर के सेगमेंट में मेरे पास 100 एम्प्लॉइज हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ ना कि फर्नीचर में मेरा ना प्रॉफिट हो रहा है, ना प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है। प्रोडक्टिविटी एकदम मतलब पूरा डाउन हो गया है। और जो आपका वर्कर लोग हैं वो भी पुराने हो गए हैं। वो अब पुरानी चीजें ही जानते हैं, अपडेटेड नहीं है ना। और इतना कम्पिटिटर आ गया है और मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया है अलग अलग सेगमेंट्स में कि हम चाह रहे हैं कि इस सेगमेंट को हम बंद कर दें।
हाँ, तो अगर हम सिर्फ वर्कर का ही सोचने लगे कि मेरा जो वर्कर है बेचारा उसका क्या होगा, हाँ मेरा ये सब, तो दिक्कत हो जाएगा हमको। तो वहां हमको क्रिटिकल थिंकिंग रखना है कि भाई बंद करना है हमको, यहाँ उसको लॉस हो रहा है हमको, इसको बंद करना है, क्योंकि मेरा बाकी जो सेगमेंट है इसको हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि फर्नीचर नहीं है, ठीक है, वो फर्नीचर मेरा पुराना हो गया सब कुछ, अब सब कुछ नया करना पड़ेगा, और बाकी जो चीजें हैं सब नई है ना, तो उसको बंद करूंगा मैं। और वहां जितने भी वर्कर है तो कोशिश करेंगे हम लोग कि उस वर्कर को इधर अपना जो बाकी सेगमेंट है, मेरा जो बाकी काम है उसमें वो लोग को ले आए। लेकिन डिपेंड करता है कि वो स्किल्ड है कि नहीं, है ना। मान लीजिए वो कारपेंटर है, तो कारपेंटर को हम यहाँ पर अपना मशीन ऑपरेट करने के लिए तो नहीं रखेंगे, उसको हटाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग रखना पड़ेगा हमको, अनबायस्ड। भाई हमको कंपनी के बारे में सोचना है, ठीक है, हम पर्सनली नहीं सोच सकते किसी के बारे में, क्या कि हमको बर्बाद थोड़ी ना हो रहा है, बैंकरप्ट हो जाएंगे फिर तो लॉस में जाते रहेंगे दिक्कत हो जाएगा, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। इसलिए उस सेगमेंट को ही हम बंद कर दें, और बाकी माफी मांग लें सबसे कि वो माफ कीजिए नहीं हो पाएगा, है ना, आप लोग दूसरा देख लीजिए अपना। यह है क्रिटिकल थिंकिंग। एक होता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली, है ना, चीजों को अलग ढंग से देखना, ठीक है, मतलब तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकालना, उसको थोड़ा सोचना। क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं, अगर मेरा फर्नीचर का जो सेगमेंट है, इस फर्नीचर में हम बना रहे हैं यार, वो आपका सोफा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम ना स्कूल का फर्नीचर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, प्ले स्कूल का सामान बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें ऑफिस इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, मतलब हमने कुछ अलग सोचा कि ठीक है ये, और उसमें क्या हुआ, उसमें बाकी मेरा जो जितना भी एम्प्लॉय था वो रह गया मेरे पास, निकालना तो नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ा कि भाई इसको ऐसे नहीं वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ट्रेनर ले आए, उसको वो सिखा दिया सबको। ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या हुआ कि हम वो सेगमेंट को ही बंद कर दिए। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या हुआ कि वो चीजों, मतलब वो जो मेरा सेगमेंट जो है जो चल रहा है उसमें थोड़ा चेंजेस ले आए, कुछ अलग कर दिए उसको, ठीक है, वो क्रिएटिव थिंकिंग हो गया। अभी क्रिटिकल को खत्म करते हैं पहले। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, पहले आइडेंटिफाई अजम्पशंस, इसको ऐसे ही देख लेते हैं, इसको उतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। पहला आइडेंटिफाई अजम्पशंस, दूसरा चेक एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, उसके बाद टेक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, उसके बाद टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, ये इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट है ये। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जो सोचता है, जिसका क्रिटिकल, समवन विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जिसके अंदर है, वो क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड द लिंक्स बिटवीन आइडियाज, ठीक है, क्योंकि आइडिया के बीच, आइडियाज का जो लिंक है उसको अगर अच्छे से समझेगा तभी वो क्रिटिकली सोच पाएगा, है ना, अनबायस्ड होकर सोच पाएगा। डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज, ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। रिकॉग्नाइज, बिल्ड एंड अप्रेज आर्गुमेंट्स, identify inconsistencies and errors in reasoning, approach problems in a consistent and systematic way, reflect on the justification of their own assumptions, beliefs and values। वही बात है, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक वे में कंसिस्टेंटली हमको सोचना है, हमारे प्रॉब्लम्स को, मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली सोचना है और उसको सॉल्व करना है सारे प्रॉब्लम्स को। क्रिएटिव थिंकिंग, कितने लोग हैं अभी, कितने लोग हैं क्लास में? छब्बीस। 26? अच्छा,
क्या लिखा है? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिव थिंकिंग। यस सर। पढ़ जाइए इसको कोई। पढ़ जाइए। जॉन पॉल। यस सर। क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिव थिंकिंग। बस इतना ही लिखा हुआ है? वो पूरा पढ़ेंगे सर। हाँ, तब Creative thinking is the ability to think different, to see a problem or issue from a new angle or perspective. This often allow you find a new solution or even to see that the problem does not necessarily need a solution. Creative thinking contributes to both decision making and problem solving by enabling us to explore the available alternatives and various consequences of our action or non-action. वेरी Yes, गुड। sir. Yes, sir. क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? टू थिंक डिफरेंटली, अलग ढंग से सोचना है हमको, कुछ नया सोचना है ना, हट के सोचना है। टू सी ए प्रॉब्लम और इश्यू फ्रॉम अ न्यू एंगल और पर्सपेक्टिव, नए एंगल और नए पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है चीजों को। तो जो चल रहा है वैसा नहीं सोचना है, कुछ हट के सोचना है। कुछ नया एंगल के साथ सोचना है। This often allows you find a new solution or even to see that the problem does not necessarily need a solution. और इससे क्या होता है, अगर हम नए एंगल से और नए पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो क्या होता है कि हम नया सॉल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, हमको दिखता है एक नया सॉल्यूशन, है ना। या ये भी हो सकता है कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं भी चाहिए उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के ही सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो सकता है। डिटेल में बात करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया एक केस, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी के भी पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, कुछ भी एक्सरसाइज, कोई भी टॉपिक दूंगा, तो सबका व्यक्त करने का जो तरीका होगा तो वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि सब अलग अलग सोच के लोग हैं, सब अपने हिसाब से, सब अपने एंगल से सोचते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और अपने विचार को रखते हैं, है ना। तो वही है क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया ढंग से सोचना है। क्रिएटिव थिंकिंग किसके लिए जरूरी है? सबके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए। स्टूडेंट हो या आपका टीचर हो या कंपनी का मालिक हो, उसका नौकर हो, अफसर हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, क्रिएटिव थिंकिंग, नया सोच। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ही इतना डिसीजन लिया जाता है। हम लोग भी देखते हैं देश में हमारा इतना कुछ होता है, नए नए बिल पास होते हैं, है ना। वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों चलता है ना। तो यही है, कुछ नया सोचना, कुछ कोई नया सॉल्यूशन ढूंढना। उससे क्या होगा कि जैसे वो फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि अगर हम कुछ नया नहीं सोचेंगे, अगर उसका कुछ कोई नया सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। ये एक लाइफ स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, कैसे समझते हैं टॉप क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स? कुछ 5 टॉप के क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्या है कि आपको एनालिटिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको चीजों को पहले एनालाइज कर लेना चाहिए, उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए चीजों का। जो भी प्रॉब्लम आपके पास आया है या जो भी आपके पास टॉपिक आया है उसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिए। ओपन माइंडेड, आप ओपन माइंडेड रहिए। ठीक है, वही बात है, यहां भी आपको
अनबायस्ड रहना है, तो पक्षपातपूर्ण नहीं, मतलब पक्षपात रहित रहना है। सॉरी, थोड़ा सा हिंदी में उल्टा पुल्टा हो जाता है। पक्षपात रहित होना चाहिए, ठीक है, ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड होंगे तभी तो आप नया नया आइडिया सोचेंगे, आपके दिमाग में नया नया आइडिया रहेगा। अपने दिमाग को बांध के मत रखिए, दिमाग को खोल के रखिए। जो भी आइडिया आता है आपको, जो भी आप देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसको आप दिमाग में उसको रखिए, स्टोर करके रखिए उसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एबल टू स्ट्रक्चर अ प्लान ऑफ एक्शन विथ क्लियर गोल्स एंड डेडलाइंस। चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्लान कीजिए। पहले प्लान करते हैं, प्लान को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन तो हर एक जो लाइफ स्किल का, जो सॉफ्ट स्किल्स का, लाइफ स्किल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट वो तो कम्युनिकेशन ही है। तो स्ट्रॉन्ग रिटन एंड ओरल स्किल्स होना चाहिए। एबिलिटी टू लिसन एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस, लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में तो रिटन आ गया, ओरल आ गया, है ना, आपका नॉन वर्बल भी आ गया। और आस्क द राइट क्वेश्चंस, सही क्वेश्चंस आप पूछें, आपको पता हो कि मुझे क्या पूछना है। ये क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के टॉप 5 पॉइंट्स हैं। क्या होना चाहिए, एनालिटिकल, ओपन माइंडेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन। ये टॉप के 5 क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स हैं। टॉप के 5 ही हैं, वैसे 50 है, लेकिन ये टॉप के 5 के बारे में हम लोग बात किया। अब क्रिएटिव वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में अगर देखें तो क्या है क्रिएटिव थिंकिंग, क्या है, मेकिंग, पहले ऊपर में क्रिएटिव थिंकिंग का है, नीचे में क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग है मेकिंग एंड कम्युनिकेटिंग कनेक्शंस टू थिंक ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है, मेनी पॉसिबिलिटीज। वही फर्नीचर का ही हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम में, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हम अब यार स्कूल का बेंच डेस्क बनाएंगे, तो हम ऑफिस का फर्नीचर बनाएंगे, तो हम मतलब हम जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नहीं हो रहा है, वो मार्केट डाउन है उसका, या मेरा बहुत कॉम्पिटिटर हो गया है, तो हम कुछ हट के करेंगे, काम वही करेंगे लेकिन कुछ हट के करेंगे, ठीक है। अब फर्नीचर का मेरा जो सेगमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, हम बेत का फर्नीचर बनाएंगे, जिसको केन बोलते हैं, केन का फर्नीचर बनाएंगे, बैम्बू का फर्नीचर बनाएंगे, है ना। नए नए आइडियाज लाएंगे हम। आपका असम से बैम्बू लेके आएंगे, है ना। बर्मा यानी आपका जो म्यांमार है वहां से लेके आएंगे लकड़ियां, वहां से फिर मतलब क्वालिटी पूरा मेंटेन करेंगे, है ना। ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। थिंक एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस वेज एंड यूज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। थिंक एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस वेज एंड यूज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अलग अलग तरीके से हम सोचेंगे, हाँ, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को यूज करेंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। थिंक ऑफ न्यू एंड अनयूजुअल पॉसिबिलिटीज, नया और अनयूजुअल पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे। एंड गाइड इन जनरेटिंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये ठीक है, अल्टरनेटिव्स में से हम जो सही अल्टरनेटिव है उसको चुनेंगे। मतलब पहले हम सोच लेंगे कि हमको क्या करना है, मतलब कुछ नया सोचेंगे, नया में भी दो चार चीजें सोचेंगे कि ये कर सकते हैं या फिर वैसा कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे सुटेबल लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ यही सबसे अच्छा चीज है, यही करना है हमको, ठीक है। खेल के बारे में अगर हम सोचें, कोई खेल, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिकेट का खेल हो रहा है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा, हम लोग कैप्टन है, हम लोग कर रहे हैं फील्डिंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बैटिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग, स्टीवन स्मिथ आया है बैटिंग करने के लिए, तो अरे बाप कैसे होगा, इसको कैसे आउट करेंगे, एक काम करो इसको खिलाओ, कोई बात नहीं, अगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहले ये हम लोग सोचेंगे कि इसको आउट ही नहीं कर पाएंगे, ये अपना गलती से आउट होगा, तो हम वही मोहम्मद शमी को बॉलिंग दे रहे हैं,
बुमराह को बॉलिंग दे रहे हैं अश्विन, मतलब जो हमारे टॉप बॉलर है उसको बॉलिंग दिए जा रहे हैं और स्टीवन स्मिथ खेल रहा है ना, खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हमको कि भाई नया बॉलर को बॉलिंग नहीं देना है क्योंकि ये स्मिथ है, ये आउट तो अच्छा बॉलर में आउट है नहीं हो रहा है, नया बॉलर में क्या खाक आउट होगा। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग में क्या करना है, ठीक है कोई बात नहीं, स्टीवन स्मिथ और वो बैटिंग कर रहा है आपका वार्नर, तो बॉलिंग दे दिए बुमराह को, मोहम्मद शमी को, अश्विन को। एक काम करते हैं, एक ओवर देते थे केएल राहुल को, केएल राहुल को एक ओवर दे दिए, फिर एक ओवर मयंक अग्रवाल को दे दिए। ये थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब भाई कुछ नया कर रहे हैं हम, हो सकता है कि इसमें मेरा कुछ अच्छा हो जाए। और अक्सर क्या होता है कि जो नया बॉलर जो बॉलिंग नहीं करने जाता है ना उतना अच्छा, वो जो बॉलिंग करने लगता है तो उसी में आउट हो जाता है अच्छा अच्छा बैट्समैन, तो समझ में नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आता है कि यार इतना घटिया बॉल करेगा ये, है ना, तो उसी में आउट हो जाता है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा बैट्समैन जो होता है ना वो घटिया बॉलर में आउट हो जाता है, एक ओवर बॉलिंग किया उसमें आउट हो गया, ऐसा होता है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्रिकेट में किसको किसको इंटरेस्ट है? हमको सर। हमको सर। दो चार लोगों को इंटरेस्ट है। चलिए हम लोग क्रिकेट विकेट मैच वैच कराएंगे, कॉलेज वॉलेज खुलेगा तो। Critical thinking is described as analyzing and developing possibilities to compare and contrast many ideas. Many ideas, बहुत सारे आइडियाज को एनालाइज करना और पॉसिबिलिटीज जो है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसको कंपेयर करना, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। Improve and refine ideas, make effective decisions and judgments and provide a sound foundation for effective action. ठीक है, ये हम लोग देख लिए, बार बार एक ही चीज को बोलेंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा। ये क्रिटिकल वर्सेस क्रिएटिव थिंकिंग का एक आपका बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कंपैरिजन सर। कंपैरिजन चार्ट, हाँ यस, कंपैरिजन चार्ट वो बना हुआ है। ये आप लोग को दे देंगे, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। ये पूरा आप लोगों को पीपीटी दे देंगे, पीडीएफ बना के, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, मान लीजिए जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम कैसा है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम में भी सॉल्विंग रहता है सर। प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम में होता है। नहीं सर, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिसमें सॉल्व छुपा हुआ रहता है सर, खोजना पड़ता है उसे। हाँ हाँ वही ना, वही बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है, प्रॉब्लम में ढूंढना पड़ता है। सब में ऐसा ही होता है, सारे प्रॉब्लम में वही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको? प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करके सर। पहले समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन, मतलब ये डज इट रिक्वायर सॉल्यूशन, डज द प्रॉब्लम रिक्वायर सॉल्यूशन, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का जरूरत है, अगर है तो सॉल्यूशन कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, चार पांच सॉल्यूशन हो सकता है उसका, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, ये चारों में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, हाँ वो डिसाइड करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, सॉल्व कर देना। वैसे ही जो हमको बेस्ट लगा उस सॉल्यूशन से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। उसमें क्या कर रहे हैं, एक बार वेरीफाई भी कर रहे हैं, मतलब एक बार चेक कर ले रहे हैं कि भाई हमने जो सॉल्यूशन निकाला, हमने जो सॉल्व किया वो सही से सॉल्व हुआ कि नहीं। यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग enables us to deal constructively with problems in our lives. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है?
हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कंस्ट्रक्टिवली डील करना, ठीक है, वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड गिव राइज टू अकम्पेनिंग फिजिकल स्ट्रेन, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम, कोई भी छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम हो, वो अगर सॉल्व जब तक नहीं होता है तब तक आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है ना, और फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है किसी किसी, है ना। मतलब सर दर्द हो रहा है हमको, तो किसी का कुछ हो रहा है ना। शारीरिक भी परेशानी है और मानसिक भी परेशानी है उससे, प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का विश्लेषण करना। फिर एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, कि मतलब कैसे इसको प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। कंसिडर पॉसिबल सॉल्यूशंस, 3-4 सॉल्यूशन जो होंगे, जो हमको लगेगा कि भाई इसमें, जैसे बोले ना उस टाइम में कि 3-4 सॉल्यूशन होगा, उसमें से नंबर 5 डिसाइड ऑन ए सॉल्यूशन, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप भी करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि भाई हमने जो सॉल्व किया वो सही से सॉल्व किया है कि नहीं। अगर सही से सॉल्व नहीं किया है तो उसमें और थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें। ये हो गया 3 टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इमीडिएटली सक्सेसफुल। सभी प्रॉब्लम जो है वो तुरंत सॉल्व नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और टाइम लेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए लर्न्ड स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीखने का एक स्किल है। नॉट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सक्सेसफुल इन द वे अ टीम वुड लाइक टू बी। मान लीजिए कि हम अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम निकालें तो जरूरी नहीं है कि मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा ही सॉल्यूशन निकला, कुछ अलग भी हो सकता है। ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जो हमको पसंद ना हो या परिस्थिति को पसंद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचे तो वो हो सकता है कि सही सॉल्यूशन था। जैसे कि आप लोगों के मन में बहुत विचार आ रहा था, विशाल के मन में बहुत विचार आ रहा था कि हमको सिविल या माइनिंग में करना था लेकिन मैकेनिकल में करना पड़ रहा। तो हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है ऐसा कि नहीं हमको नहीं करना था, लेकिन फ्यूचर में आपको लगे कि अरे यार डिसीजन तो अच्छा था मेरे पापा का। ये हो सकता है, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही करते हैं। अरे 45 हो रहा है, टाइम तो है, क्योंकि अभी थोड़ा सा और है ये सब। अच्छा, इसको भी कर देते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। Interpersonal relationship skills help us to relate in positive ways with the people we interact with. This may mean being able to make and keep friendly relationships, which can be of great importance of our mental and social well-being. हम लोगों का क्या है कि हम लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, इंसान जो होता है, उसका रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होता है कि मतलब किसके साथ कैसा संबंध रखना है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्रोफेशनल वे में हम लोग देखें तो उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट के साथ हमको कैसा रिलेशनशिप रखना है, मेरे बॉस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मेरा सबऑर्डिनेट के साथ कैसा है, मेरा मतलब दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कैसा रिलेशन है, उसको हमको ध्यान रखना है कि वो हमको मतलब कैसा रिलेशन रखना है। और एक्चुअली में हमको मतलब वैसा ही, मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है ना। जो हमारे जो बॉस है, सबका अलग अलग तरीका होगा, रिलेशनशिप को मेंटेन करने का तरीका सबके साथ अलग अलग है। घर परिवार के साथ रिलेशनशिप को अलग तरह से मेंटेन करते हैं हम लोग, एकदम इनफॉर्मल रिलेशन होता है। ऑफिस में आते हैं वर्क एरिया में तो वहां बिल्कुल फॉर्मल होता है रिलेशनशिप,
ठीक है, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप 5 साल काम किए किसी कंपनी में, 500 सॉरी मतलब 100 वहां एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज हैं, आप वहां 5 साल नौकरी किए, तो सबके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा, लेकिन वो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है ना कि 5 साल के बाद जब आप नौकरी को छोड़ देते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 लोगों के साथ आपकी बात होती है, 100 लोगों के साथ बात नहीं होती। 2 या 3 लोग या 4-5 लोग, 10 लोग, उनके साथ आप टच में रहते हैं, वो भी बहुत समय तक टच में नहीं रहते हैं। मुझे नहीं याद है कि मेरे मतलब मैं जो पहले बार जॉब किया था जिस कंपनी में, हाँ पहला नहीं दूसरी जो मेरी कंपनी थी उसमें 3-4 साल काम किए थे, तो उसका आज तक हमको किसी का नंबर भी नहीं है, उन लोग का नंबर भी नहीं है, जबकि सबके साथ सब रिलेशन मेरा जो था बहुत अच्छा था सबके साथ, लेकिन किसी का नंबर नहीं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप था वो। ठीक है, हम काम कर रहे हैं तो भाई हम वहां अच्छे से अपना सारा कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वो प्रोफेशनल होगा, फॉर्मल होगा। इनफॉर्मल क्या है, स्कूल में जो पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो अभी तक उन लोगों के साथ बात होती है, भेंट मुलाकात होती है, वो इनफॉर्मल है। हाँ, तो इसका हमको ध्यान रखना है कि फॉर्मल रिलेशनशिप अपने मतलब आपका क्या बोलते हैं, वो उसका दायरा होना चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशनशिप का एक दायरा होना चाहिए। इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जो जिसको फॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जब तक नौकरी है तब तक होता है। धनीराम कुछ बोलना है? नो सर। कोई कोई टॉपिक होता है ना धनीराम जो पढ़ने में बोरिंग लगता है, पढ़ाने में बोरिंग लगता है ना? यस सर। हाँ, ये सब टॉपिक बचाइए, हाँ, लेकिन अगर समझे तो फिर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ना सर, बोरिंग नहीं है सर। ये एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए है ये वाला टॉपिक, मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं। हाँ, माहेश्वरी जो है हमारे, संदीप माहेश्वरी, चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया हमारा, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स हो गया आपका। एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा एम्पैथी देख लेते क्या है, एम्पैथी क्या है, इसको पता है क्या? एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है? सहानुभूति। कोई किसी को पता है व्हाट इज सिंपैथी? मार्टिना व्हाट इज सिंपैथी? सर दूसरे पर दया दिखाना। खाली धनी ही रहता है, धनी और कोई भी नहीं रहता है। प्रभात, अभी नहीं। प्रभात है? अभी नहीं सर हम है। भी तो हैं, हमको भूल गए। कौन? हम भी हैं किसको सर। भूल गए? जॉन बोल रहे हैं सर, जॉन। अच्छा जॉन, जॉन जॉन, हाँ नहीं जॉन भी है, ठीक है जॉन भी है। नहीं जॉन तो पढ़ा ना, ठीक है, हाँ जॉन है, जॉन है और वो है, धनी है, इसी का है। सुजय का आवाज सुने एक बार, और आपका किसका आवाज, विशाल का आवाज आज नहीं सुने हैं। हाँ सर बोलिए। सुजय आ गया सर। हाँ नहीं सुजय है, सुजय है, विशाल का आवाज नहीं सुने हैं। सर हम बोले सर। अच्छा बोल ले। अच्छा एम्पैथी और सिंपैथी, सॉरी मतलब सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी सहानुभूति, विशाल से पूछ रहे हैं। जी सर।
सिंपथी, सिंपथी से हम लोग क्या समझते हैं? सहानुभूति। हाँ, उससे हम लोग क्या समझते हैं? दूसरे के भावनाओं को समझना। दूसरे के भावनाओं को समझना। कैसे? नहीं, दूसरे के भावनाओं को हम लोग कहाँ समझते हैं? उस परीक्षा में कोई फेल हो गया, किसी का नौकरी चला गया, किसी की दादी गुजर गई, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना घट गया, तो उसको हम लोग सहानुभूति दिखाते हैं ना। प्रमोशन नहीं हुआ, हमदर्दी सर। हमदर्दी दिखाते हैं ना, वही हमदर्दी, वो है सिंपथी। सिंपथी है ना। हम एम्पैथी का मतलब समझा रहे थे सर। एम्पथी का मतलब समझाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एम्पथी क्या है? क्या बोल रहे थे आप? दूसरे की भावनाओं को समझना सर। दूसरे की भावनाओं को समझना, बिल्कुल। मतलब इसमें क्या है कि हम अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रख के सोचते हैं कि इसको अभी कैसा फील हो रहा होगा, है ना? वो है एम्पैथी। सिंपैथी जो है वो ऊपर से आता है, एम्पैथी भीतर से आता है। ठीक है। Empathy is the ability to imagine what life is like for another person, even in a situation that we may not be familiar with. मतलब ये जो मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है, मेरे साथ वाला जो व्यक्ति है, इसके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो उसको मतलब फील कर रहे हैं हम। तो इसको कैसा लग रहा होगा अभी, हाँ, अच्छा सिचुएशन में है तो कैसा, कितना अच्छा लग रहा होगा, बुरे सिचुएशन में तो कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, ये है एम्पैथी। एम्पैथी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स हु मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवरसेल्व्स, व्हिच कैन इंप्रूव सोशल इंटरेक्शंस, फॉर एग्जांपल इन सिचुएशंस ऑफ एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब मोटा मोटी बात वही है, सहानुभूति सिंपैथी, समानुभूति एम्पैथी। सहानुभूति का मतलब होता है कि हम उसको हौसला दे रहे हैं, तो आज कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हाँ पास हो जाएगा तुम, कोई बात नहीं, अगली बार पक्का पास होगा। एम्पैथी में क्या है? समानुभूति, सम अनुभूति, बिल्कुल वैसे ही अनुभूति जैसा कि वो कर रहा है अगला, है ना, वो है समानुभूति। हिंदी में है समानुभूति और सिंपैथी है सहानुभूति। ठीक है, ये है एम्पैथी। सिंपैथी एम्पैथी भी क्लियर हो ही गया हम लोग का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स दैट वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली इन वेज दैट आर अप्रोप्रिएट टू आवर कल्चर्स एंड सिचुएशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, वर्बली या नॉन वर्बली, हाँ जिस भी वे में हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बात में दम होना चाहिए सर। हाँ, बात में दम होना चाहिए। हाँ, बात में दम होना चाहिए, सही बात है। दिस मीन्स बीइंग एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड डिजायर्स बट आल्सो नीड्स एंड फियर्स, एंड इट मे मीन बीइंग एबल टू आस्क फॉर एडवाइस एंड हेल्प इन ए टाइम ऑफ नीड। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अपने ओपिनियन और अपने डिजायर को सही तरीके से व्यक्त करें, और बट ऑल्सो नीड्स एंड फियर्स, मेरा जो नीड है या मेरा जो फियर है मेरे अंदर, उसको भी हम एक्सप्रेस कर दें, भाई हमको इस चीज से डर है, मेरा ये आवश्यकता है। हाँ, मतलब बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन। जैसा हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़े हैं कि भाई मतलब पूरा उसका अगर हम लोग ये देखें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उससे पता चलता है क्लैरिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। चूंकि इसमें एक टॉपिक दिया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसलिए एक पेज उसका भी लिख लिया हम, लेकिन हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं और बहुत लंबा पढ़े हैं हम लोग, बहुत ज्यादा दिन तक पढ़े, हमको लग रहा है 2-3 दिन तक पढ़े हम लोग उसको। तो वही है,
मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना, अपना फीलिंग, अपना जो थॉट्स है, अपना जो इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से एक्सचेंज करना। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन या थॉट्स या आइडियाज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? वही एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट्स, हाँ, इन एप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है, एकदम सही ढंग से अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना सही तरीके से, वही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैनेजिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, रहने देते हैं।